हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड टर्म के सिलेबस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अब हम लोग ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस फटाफट से कवर करते हैं। तो चैप्टर 6 से हमारा टर्म 2 स्टार्ट है। चैप्टर 6 में ऑलरेडी आप लोगों के लिए क्वेश्चन चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 7 करें। चैप्टर का नाम है टर्शियरी एंड क्वेटरनरी एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पूरा जो चैप्टर आपके जो आपको फिगर दे रखा है, इस डायग्राम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आप अच्छे से कर लेना। सबसे पहले देखिए सर्विस सेक्टर के अंदर 3 भागों में कैटेगराइज करा। देखा होगा आपको, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वाटरनरीज एक्टिविटी और क्वीनरीज एक्टिविटीज। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भैया जो पूरी इकोनॉमी है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर। लेकिन जो क्वाटरनरी और जो क्वीनरी है वो आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले बचपन में ये सारी एक्टिविटीज नहीं पढ़ी थी। तो चलिए पहले हम टर्शियरी को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वाटरनरी और क्वीनरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, बीपीओ केपीओ क्या होते हैं, वो सभी आंसर आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम टर्शियरी से एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे देखिए फिर 4 एरोज बने हुए, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सर्विसेज है। देखिए ये सारे जो सेक्टर्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, ये सभी चीजें खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चर गुड्स नहीं करती, बट मैन्युफैक्चर गुड्स को करने में बहुत हेल्प करती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जगह जगह पे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, लाने ले जाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज आपने देखा कि मार्केट में कहीं पे भी कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण। कम्युनिकेशन कारण ही बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमारे एरियाज में, हमारे कंट्री में नहीं बनता, लेकिन फिर भी हमको उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो कम्युनिकेशन सेक्टर जो है, जिसके से हमें बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है, गुड्स के रिलेटेड भी और भी पूरे मार्केट से रिलेटेड। तो एक एक करके हम उसके अंदर सारी चीजों को पढ़ेंगे कि बैंकिंग का क्या रोल है, इंश्योरेंस कंपनी का क्या रोल है, कि किस तरह से ये डायरेक्ट तो गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करते, लेकिन इनके बिना जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपर सर्वाइव भी नहीं कर सकती। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या होता है। ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि हम गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिख रखा है कि ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस एल्सवेयर। कहीं पे भी कोई प्रोड्यूस हुआ है, हम उसको खरीदते हैं और उसको आगे बेचते हैं। और कह रहा है ऑल द सर्विस रिटेल एंड होलसेल, ये 2 लेवल पे किया जाता है। रिटेल करता है, होलसेल करता है। होलसेल के अंदर बल्क में किए जाते हैं और वो होलसेल फिर आगे रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर आगे कंज्यूमर तक बेचता है। तो कह रहा है इन सभी का मेन एम क्या होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रॉफिट कमाना। तो कह रहा है टाउन एंड सिटीज वेयर ऑल दिस वर्क टेक प्लेस, ऐसी सिटी, शहर, गांव जहां पर ये सब काम किए जाते हैं उनको हम ट्रेडिंग सेंटर कहते हैं। तो पहले हम रिटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिटेल ट्रेडिंग होता क्या है, कि इसके अंदर हम जो रिटेल ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट अपने गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। बीच में कोई जो इंटरमीडिएट नहीं आ रहे, कोई मध्यस्थ नहीं आ रहा है। जो रिटेलर होते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के, मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग जो है इन फिक्स एस्टेब्लिश स्टोर, जो बेसिकली क्या होता है, एक जगह पे एस्टेब्लिश होते हैं, हम वहां पर जाते हैं, कस्टमर डायरेक्ट अपना सामान खरीद के अपने घर में ले आते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या ना, वेयर द फर्स्ट ऑफ लार्ज स्केल इनोवेशन इन रिटेलिंग। रिटेलिंग के अंदर बड़े लेवल पे काम किया जाता है ताकि गुड सस्ता मिल सके और इजीली कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। डिपार्टमेंटल स्टोर का आपने नाम सुना होगा, कह रहा है ना, डेलीगेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डिपार्टमेंटल हेड फॉर परचेजिंग ऑफ कमोडिटी एंड ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द। इसमें क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी मैनेजर बना दिया जाता है, जो क्या करता है, देखता है कि कहाँ पे सेल हो रहा है। अलग अलग सेक्शंस बना दिए जाते हैं जिनका पूरे डिपार्टमेंट पे क्या होता है, उनका बेसिकली कंट्रोल होता है। जैसे एक कंपनी है, बहुत तरह के जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बनाती है और हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है जो क्या करता है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक गुड्स वो सेल करता है। चेन स्टोर आपने सुना होगा, कह रहा है आर द एबल मैन्युफैक्चर मर्चेंटाइज मोस्ट इकोनॉमिकली, ऑफन गोइंग सो फार सो डायरेक्ट द गुड्स टू मैन्युफैक्चर दिस स्पेसिफिकेशन। They employ highly skilled specialists in many executive tasks. They have ability to experiment in one store and apply the result many. ये जो चेन स्टोर्स होते हैं, हम देखा जैसे बाटा है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने, उन्होंने स्टोर्स खोले हुए हैं जहां पर वो गुड्स बेचते हैं, डायरेक्ट कस्टमर उनसे ले लेता है। तो ये याद रखना कि जितने भी रिटेल में काम होता है तो उसका मतलब है कि इसमें कोई मीडिएटर्स नहीं आएंगे, डायरेक्ट वहां पे कंज्यूमर और जो रिटेलर्स है उनके बीच में सामान की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो कह रहा है कि नॉन स्टोर रिटेलिंग, देखिए ये तो सब तुमने क्या पढ़ा था, कि स्टोर में यानी कि पर्टिकुलर जगह होती है जहां पर जो कंज्यूमर जाता है, सामान खरीद कर लेकर आता है। लेकिन ऐसे भी कुछ है जहां पर नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग कैसे होती है, जैसे कह रहा है स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड क्राफ्ट, टच, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर्स, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंटरनेट, इन सब द्वारा के जो जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं होती, कोई जगह नहीं होती जहां पे आप जाके ले सको सामान,
ये सब चीजें जो है नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आता है। दूसरा मैंने बताया कि होलसेल ट्रेडिंग, नाम से ही समझ में आ रहा है, आपने सुना होगा ये होलसेल में बिजनेस करता है। होलसेल का मतलब क्या है कि बल्क में जो है वो सामान को बेचता है, और ये जो है पहले रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर जो है आगे कंज्यूमर को बेचते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर ये चीजें मैंने आपको बताया। तो ट्रेड एंड कॉमर्स जहां पे इनका काम क्या होता है, कहीं पे भी सामान बन रहा है ये खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। तो बेचते हैं दो तरीके से, होलसेल ट्रेडिंग होती है और फिर उसके अंदर रिटेल ट्रेडिंग आती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अर्बन सप्लाई हाउसेज, रूरल मंडीज, कि अर्बन एरिया शहरें हो गए जहाँ पे बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पे गुड्स जो है बेचे जाते हैं, और रूरल एरिया जो गांव हो गए, छोटे छोटे जगह हो गए जहां पर इस तरह की गुड्स आपस में एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इसमें रिटेल में भी वही है, अर्बन और रूरल है। रूरल के अंदर पीरियोडिक मार्केट, स्टोर, स्ट्रीट पैरल। आपको पता है पीरियोडिक मार्केट्स आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे कि मंडे मार्केट कहीं पे लगता है, संडे मार्केट लगता है। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग मार्केट्स होते हैं, तो अलग अलग दिन जो सेलर होता है वो अलग मार्केट में जाके बैठता है, अपने सामान को बेसिकली बेचता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। अर्बन में देखो, रिटेल में जो अर्बन में समझा रखा है कि चेन स्टोर, मैंने बताया आपको कि बहुत सारे जो चेन बने होते हैं एक ही कंपनी के, मेल ऑर्डर, पीडीएस, ये सब चीजें मेल में, जैसे कि हम टेलीफोन इंटरनेट के द्वारा आजकल देखा होगा आपने कि हमें कोई भी चीज पसंद आती है, हम मिंत्रा पे अमेजोन पे क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर करते हैं और 2-3 दिन के अंदर हमारा सामान आ जाता है। तो ये मेल ऑर्डर के थ्रू होता है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा जो टॉपिक है, अब नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट। तो देखिए यहाँ पे जो जो पूरा चार्ट है उसी को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि अब ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आते हैं। रेल हमारा आता है, रोड आता है, वाटर और एयर। ये 4 तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, कि आजकल पता है आपको जो रेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दूर एरियाज में जाने के लिए। बहुत जगह पे ऐसे है कि जैसे मान लो यहाँ से आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो रोड जो है वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, तो हम उसके लिए रेल यूज करते हैं। वाटर जो है उसकी बात कर रहे हैं, फिर एयरवेज जो है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की हम पहले यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। कह रहे ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस ऑफ फैसिलिटी बाय विच पीपल मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर गुड्स। एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे सर्विस, जो लोग मटेरियल, मैन्युफैक्चर गुड्स फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और ट्रांसपोर्ट के कारण ही कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, क्योंकि आज कोई भी चीज दुनिया के किसी भी कोने में बनती है और पूरे ऑल वर्ल्ड, इंडिया के पूरे वर्ल्ड जो है इसको इस्तेमाल करता है, तो ट्रांसपोर्ट ने इसको इजी बनाया है। तो सबसे पहला क्या है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई बेसिक नीड्स ऑफ द मोबिलिटी। जो मोबिलिटी मतलब कि लोग एक दूसरी जगह जा सकते हैं, सामान एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट के कारण ही सक्सेस हो पाया। यार मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड। जितना स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन होगा, चीजें उतनी कन्वीनियंट होगी। पहले आपको पता है गांव से शहर आने में लोग बहुत डरते थे, क्यों, डिस्टेंस उतना ही था, लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, इतने फास्ट नहीं थे। लेकिन आज आप देखिए कुछ घंटों के अंदर ही वहां से अमेरिका या लंदन जा सकते हैं। तो जितना स्पीडी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, इकोनॉमी उतनी ज्यादा तेजी से डेवलप करेगी। एवरी स्टेज इन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम द वैल्यू ऑफ मटेरियल सिग्निफिकेंटली एनहेंस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन जो है किसी भी चीज की क्या करती है, उसको बढ़ा देती है। अब ए फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, कि भैया कि उसको जो डिमांड करने वाले कितने लोग हैं, कौन से साइज ऑफ पॉपुलेशन है। द लार्ज पॉपुलेशन साइज, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट की ज्यादा डिमांड होगी। उस एरिया के अंदर अगर लोग ही कम है तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी कम होगी। जैसे दिल्ली मुंबई में आप देखते हो, आपने मुंबई का सुना होगा, लोकल ट्रेन है, हर दिन देखा कोई ना कोई खबरें आती है कि वहां पे सुसाइड हो जाता है, सॉरी सुसाइड नहीं होता, एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट की जो डिमांड है उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा रूट्स क्या है, डिपेंडेंट लोकेशन ऑफ सिटीज, कितने सिटीज वहां से निकलते हैं, टाउन, विलेज, इंडस्ट्रियल, यानी कि कितने, पैटर्न ऑफ ट्रेड किस तरह के है, क्लाइमेट कैसा है, फंड कितना है, ओवरकम। तो ये सारी चीजें जो है उसको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे वही चीजें आपको देखिए, यहाँ पे जो टेबल में समझा रखा है कि ट्रांसपोर्ट जो है आज के टाइम में किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, लोगों को एक जगह दूसरी जगह लाने के लिए, ये जो दूरियां है, जो डिस्टेंस है, उसको खत्म करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली प्ले कर रहा है। तो जिसमें हमने देखा रेलवेज है, रोडवेज है, वाटरवेज है, एयरवेज है, जितनी भी महंगी महंगी चीजें होती है एक जगह से दूसरी जगह आती है, उसको एयरवेज के द्वारा भेजा जाता है। तो एयरवेज में आपने देखा 2 तरह की, पैसेंजर सर्विसेज है, कार्गो। पैसेंजर में जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो यानी कि एक देश के अंदर ही जाते हैं, या एक मतलब इंटरनेशनल लोग ट्रैवल करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, हॉलीडेज के लिए, और भी कई पर्पज के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। दूसरा है कार्गो सर्विसेज। कार्गो सर्विसेज मतलब है जब बाय एयर कोई सामान हम बाहर से मंगाते हैं। तो आज के टाइम में आपने देखा कि चाइना से, अमेरिका से, हर देश से हमारे इतने सामान आ रहे हैं, जा रहे हैं,
तो वही एयरवेज के द्वारा। ये सारे क्या है, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स है। नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिकेशन। देखिए आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा सोशल मीडिया आज के टाइम पे एडवर्टाइजिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, आइडियाज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? ये सर्विस इन्वॉल्विंग द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड एंड मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडिया, ताकि अपने जो मैसेज है, अपने जो फैक्ट्स है, आइडियाज है, हम एक दूसरे तक पहुंचा सके। और आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन है वो भी इतना फास्टली डेवलप ग्रो कर रहा है कि आज की कोई भी जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, कहीं पे भी बैठे हो पूरी दुनिया में कुछ ही सेकंड के अंदर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो कह रहे थे इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रिजर्व मैसेज एंड हेल्प टू मेक कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज वर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल्स, बोट, रोड, रेल एंड एयर। कि अगर मान लो हैंड प्रिजर्व मैसेज देना है तो भैया उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। पहले के टाइम में तो जो एनिमल ये काम करते थे, बोट, रोड, रेल, एयर, इनके द्वारा होता था। दैट्स व्हाई ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो रेफर टू द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ ट्रांसपोर्ट को पता है आपको, जो है वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है कि वेयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज एफिशिएंट, कम्युनिकेशन आर इजिली डिसमेंटिंग। अगर ट्रांसपोर्ट हमारा एफिशिएंट है तो कम्युनिकेशन जो है ऑटोमेटिकली एफिशिएंट हो जाएगा। बट आज के टाइम में डेवलपमेंट ऑफ जैसे कि मोबाइल फोन आ गए, सोशल मीडियाज आ गए, सैटेलाइट्स आ गए, जिसके कारण जो है ट्रांसपोर्ट से वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है, अलग हो चुका है। अब मैसेज को एक जगह दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। तो कह रहे सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज, हम इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कह रहा है टेली कम्युनिकेशन। कह रहा है द यूज ऑफ टेली कम्युनिकेशन लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन बिकॉज द स्पीड विद द मैसेज आर सेंट। कि जिस तरह से टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो स्पीड है कि कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर जो मैसेज इस तरह से फैलती है लोगों के में, कह रहे टाइम रिड्यूस फ्रॉम वीक्स टू मिनट। पहले कई कई हफ्ते लग जाते थे, और पहले की बात करें तो महीनों भी लग जाते थे, लेकिन अब विद इन मिनट्स के अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के पास, लोगों के पास पहुंच जाती है। रिसेंट एडवांसमेंट लाइक मोबाइल टेलीफोन हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट एंड इंस्टेंट एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। देखिए अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी हमारे जो मीडिया है, जर्नलिस्ट अपने जान पे खेल के वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखो जैसे ही वहां पे कोई भी खबर होती है, कुछ ही मिनटों के अंदर आप हमारे पास मैसेज आ जाती है। रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिलाई न्यूज। हम लोग जो है रेडियो, न्यूज पे, जो टेलीविजन पे न्यूज पे के लिए डिपेंडेंट होते हैं। पिक्चर, टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड एंड हेंस दे आर टर्म एज ए मास मीडिया। जो आपको जो न्यूज चैनल्स है वो कोई कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को एक साथ क्या करिए इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसे मास मीडिया कहते हैं। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट। दे आर न्यूज़पेपर आर एबल टू कवर इवेंट्स इन ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। देखते हैं न्यूज़पेपर में चाहे हर आपके आसपास के लोकल न्यूज से लेकर पूरे देश विदेश की खबरें तक इसमें होती है। कह रहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलाइज इन्फॉर्मेशन ऑन द अर्थ फ्रॉम द स्पेस। आपको पता है अर्थ पे हम रहते हैं, लेकिन स्पेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी सैटेलाइट की कम्युनिकेशन के द्वारा हम तक पहुंच जाती है। सो इंटरनेट हैज ट्रूली रिवोल्यूशनरी द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो इंटरनेट है उसने बहुत ही क्रांति ला दिया है कम्युनिकेशन के सेक्टर में। कि जो काम पहले हमें ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, उसको करने में भी कई कई दिन लग जाते थे, कई हफ्ते लग जाते थे, लेकिन आज जो है हम लोग बहुत ही इजीली कम टाइम पे सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो समझ में आए? तो ये चीज आप यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर आके पहले उस पर डिपेंडेंट थे। टेलीकम्युनिकेशन हम देखा कि टेलीफोन हो गए, लैंडलाइन या मोबाइल फोन हो गए। पहले के टाइम में तो सभी के घर में लैंडलाइन देखा होगा, लेकिन आज लैंडलाइन खत्म हो चुका, सभी घर में मोबाइल है, क्योंकि सभी वर्किंग है, जगह जगह पे ट्रैवल करते हैं जहाँ पे लैंडलाइन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने ऑडियो विजुअल। ऑडियो में क्या होता है कि हम सुनते हैं, विजुअल में चीजों को देखते भी है, जैसे न्यूज चैनल्स में देखते हैं सुनते हैं, हम दोनों है, जिसमें फिल्म्स आते हैं, रेडियो आते हैं, टेलीविजन आते हैं, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में दो तरह के देखा है, न्यूज़पेपर और मैगजीन। देखो न्यूज़पेपर जो होता है डेली निकलता है, रोज आपके घरों में आती है, रोज डेली डेली की इन्फॉर्मेशन होती है। बट जो मैगजीन होते हैं वो रोज नहीं निकलते, बेसिकली वीकली या मंथली मैगजीन्स होती है, और वो पर्टिकुलर चीजों के आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टेरिटरी एक्टिविटी के अंदर ये आता है। नेक्स्ट है सर्विसेज की हम बात करते हैं, इसमें फाइनेंस और बैंकिंग आती है, ठीक है, इंश्योरेंस आते हैं हमारे, रियल एस्टेट आते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल की बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम सर्विसेज की ओर आ रहे हैं, ये सारे टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। ध्यान रखना, पहले हमने क्या देखा उसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स आया, फिर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्विसेज। तो कह रहा है कि सर्विसेज अकर एट डिफरेंट लेवल, सम आर geared टू इंडस्ट्री टू पीपल एंड सम बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, कुछ क्या होते हैं इंडस्ट्री जो कुछ लोगों को देती है, कुछ इंडस्ट्री और लोग दोनों को देती है, जैसे ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें क्या रहा है कि जो लो ऑर्डर सर्विसेज जैसे कि ग्रोसरी हो गए, आपके शॉप के आसपास लॉन्ड्रीज हो गए,
ये भी सर्विसेज दे रहे हैं, पर ये लो कैटेगरी की सर्विसेज के अंदर आते हैं। हाई ऑर्डर सर्विसेज के अंदर से अकाउंटेंट हो गए, सीए लोग हो गए, कंसल्टेंट, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर हो गए, आपके फिजिशियन, डॉक्टर्स हो गए। तो सर्विस आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर टू दे पे फॉर देम। देखिए ये जो सर्विसेज है किनको देता है, जो उनकी पेमेंट कर सके, जो उसको सर्विसेज के बदले उसको पे करने के लिए रेडी हो। अब इसमें दो चीजें आती है, एक होता है हमारा फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। कह रहा है इनफॉर्मल सेक्टर पर्सन आर प्रोवाइड टू पे द बाय गिविंग फैसिलिटीज टू देयर वर्क इन डेली लाइफ। इनफॉर्मल सेक्टर में बेसिकली कौन से आते हैं, जो डेली डेली के लाइफ में हमारे यूज होने वाले लोग होते हैं। कह रहा है द वर्कर्स माइग्रेंट फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर, ये सब जो जॉब्स होते हैं बेसिकली अनस्किल्ड अनट्रेन्ड लोगों के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे घर के अंदर जो आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, कुक हो गए, गार्डनर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, उनकी सैलरी जो होती है बहुत ही ज्यादा मतलब कम होती है, लेकिन लो अकॉर्डिंग टू द वर्क। ये काम बहुत करते हैं, आपके घर में देखा होगा, जो आपके घर में आंटी आती है काम करने के लिए, कितना काम करते हैं, बट उसमें कंपेरेटिव उनकी सैलरी होती है बहुत कम होती है। ड्राइवर भैया जो होते हैं इतने बेचारे घंटों घंटों गाड़ियां चलाते हैं, 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, पर उसकी कंपेरेटिव उनको जो सैलरी दी जाती है बहुत ही कम दी जाती है। कह रहे हैं इन इंडिया मुंबई डब्बा, जब सुना ना, डब्बा वाला सर्विसेज प्रोवाइडेड अबाउट 1,75,000 कस्टमर ऑल ओवर द सिटी। इतने सारे कस्टमर को वो लोग खाना दे रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर्स में बेसिकली वो लोग आते हैं जो बेसिकली हम जिनको हाई स्किल्ड या हाई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो हमारे फॉर्मल सेक्टर्स के अंदर आते हैं, जिनकी जो पेमेंट होती है वो अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर्विसेज के अंदर जो फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, तो फाइनेंशियल बैंकिंग के अंदर हमें पता है जितने भी बैंक्स आते हैं जो कि कंपनियों को फाइनेंस देते हैं, जो कि और बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहते हैं कि इंसान के अंदर जो जितना इंपॉर्टेंट ब्लड का है, बिजनेस में उतना ही इंपॉर्टेंट एक फाइनेंस का, पैसों का है। अगर पैसे नहीं होंगे तो कोई बिजनेस चल नहीं सकती। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदने के लिए, अपने बिजनेस को डे टू डे के काम करने के लिए, सभी चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए वो बैंक पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है आज की इंश्योरेंस कंपनी जो हमारे कहते हैं प्रॉफिट मोटिव तो नहीं बनाए गए, बट हमारे रिस्क को कवर करने के लिए बनाए गए। आज के टाइम में हर एक बिजनेस जो भी किया है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी कराते हैं। तो वो सभी क्या करते हैं, बिजनेस ऑफिस की हेल्प कर रहे हैं। अब कह रहा है पीपल एंगेज ना टेरिटरी एक्टिविटी। क्या टुडे मोस्ट पीपल आर सर्विस वर्कर। आपको पता है ज्यादातर आज के टाइम में क्या सर्विस दे रहे हैं। इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज आर हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन द वर्क ऑफ द सर्विसेज। इन द लेस डेवलप्ड कंट्री लेस देन 10% अगेंस्ट इन द सर्विस। हमें पता है जब इकोनॉमी डेवलप नहीं होती है तो वहां पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। पर जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी का, पीपल आर वेरी एजुकेटेड, उनके अंदर ट्रेनिंग होती है, एफिशिएंसी आती है, तो अब जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर से निकल निकल के वो टर्शियरी सेक्टर में जाना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है यूएस ओवर 75% ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन सर्विसेज। सम सेलेक्टेड एग्जांपल जैसे टूरिज्म का दे रखा है। तो अब हम टूरिज्म की बात करते हैं। क्या टूरिज्म इज अ ट्रैवल अंडरटेक द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रेदर देन बिजनेस। कि जो टूरिज्म बेसिकली लोग करते हैं, रिक्रिएशन मतलब होता है कि देखिए हम और आप अपने डेली की एक्टिविटीज करके लाइफ में बहुत बोरियत हो जाती है, थक जाते हैं। हमारे भी मन क्या करता है कि दोबारा से कुछ इनोवेटिव करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम लोग पर ज्यादा बजट ना हो तो हमने आसपास से शिमला मनाली वगैरह चले जाते हैं, ताकि वहीं पे कुछ टाइम के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोबारा से अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कह रहा है इट बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टेरिटरी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब 250 मिलियन, और टोटल रेवेन्यू जो है जीडीपी का 40% जो बेसिकली टूरिज्म से आ रहा है। कह रहे मैनी लोकल पर्सन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड सर्विस लाइक एकोमोडेशन हो गया। जैसे मान लो कि आप घूमने जाते हो, सबसे पहले आपको रहने के लिए जगह चाहिए। इससे क्या होते हैं, बहुत सारे जो होटल्स हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। होटल बनेंगे तो भैया वहाँ पे खाना भी होगा, स्टाफ भी होंगे, तो तरह तरह की जॉब्स क्या होती है क्रिएट होती है। मील्स, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट एंड स्पेशल शॉप सर्विंग द टूरिस्ट। आपको पता होगा आजकल जो ट्रेंड हो गया बहुत सारे एरियाज में, जैसे आप हिली एरियाज में जाओगे तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि लोकल सिंगर्स होते हैं भैया, उनको भी काम मिल जाता है एंटरटेनमेंट के लिए। जो वहाँ पे खाना बन रहे तो कुक को काम मिल गया वहां पे उन खाना बनाने के लिए, एक साथ साथ और भी कई सारे काम होते हैं। तो इस तरह से ट्रेंड, अनट्रेंड, स्किल्ड, अनस्किल्ड सभी तरह के काम के लोगों को वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। कह रहा है कि टूरिज्म फूस्टर द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, रिटेल, ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए जो टूरिज्म है साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाता है, क्योंकि देखो कोई भी अगर मान लो विदेश से आपका टूरिस्ट आएगा, अगर आपकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगी, आपका कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा, आपके जो भी अच्छे शॉपिंग मॉल्स नहीं होंगे ताकि सामान खरीदने के लिए, तो ये सब चीजें जो डेवलप होती है। और साथ ही साथ जो हमारे जो अगर मान लो बाहर से आ रहे तो नई नई चीजों को खरीदेंगे तो इससे हमारा बिजनेस भी प्रमोट होता है।
There is some reason tourism in seasonal because the vacation period dependent on the favorable weather condition. तो कुछ जगह पे देखा होगा आपने कि जैसे फेवरेबल, जैसे कि हिली एरियाज में पूरे 12 महीने उनकी डिमांड नहीं होती, पर्टिकुलर टाइम पे जब बर्फबारी होती है तो वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कुछ महीने में उनकी खूबसूरती होती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे लोग ट्रेवल करते हैं, और कुछ जगह तो पूरे साल भर ही उनका चलता रहता है। तो अब है फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म, कि कहाँ पे टूरिज्म ज्यादा होगा, कम होगा, कौन कौन से फैक्टर टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले कह रहे हैं डिमांड, कह रहे थे लास्ट सेंचुरी डिमांड फॉर हॉलीडेज इंक्रीज रेपिडली। देखिए पहले के टाइम पे लोग रिक्रिएशन को इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे, 24 घंटे काम काम काम। लेकिन अब जो है लोग थोड़े अवेयर हो गए, जागरूक हो गए अपने हेल्थ के टूवर्ड्स, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर। तो अब जो है एक फैशन भी बन गया है कि घूमना फिरना हो गया है। तो अब जो है धीरे धीरे जो है डिमांड हॉलीडेज की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कह रहे इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम परमिट मैनी मोर पीपल गो हॉलीडे फॉर लेजर। कि अब जो है लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ। जब आप खाने पीने से ऊपर उठोगे तभी तो आप रिक्रिएशन के बारे में सोचोगे, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में सोचोगे। तो अब क्या है, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी इंप्रूव हो गई, जिसके कारण लोगों के पास थोड़ा टाइम कम बच गया है। कि आजकल जो है बहुत सारी चीजें हमारी टेक्नोलॉजी कर देती है, तो लोगों के पास टाइम बच रहा है। आजकल लोग टूरिज्म से ही ब्लॉग कर करके आप देखते हो, ट्रैवल से इतना पैसा वो कमा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से बिजनेस बन चुका है। अब है ट्रांसपोर्ट, यार द ओपनिंग ऑफ टूरिज्म एरिया हैज बीन एडेड बाय इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखिए कहीं पे भी जाने के लिए किसी भी एरियाज में वहां का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो वो एफिशिएंट होना चाहिए। मान लो अगर एरिया में जाने के लिए आपको वहां पे 4 दिन लगेंगे, तो सीधी सी बात है वो रास्ते में ही 4 दिन ट्रैवल करते रहोगे तो आप ऐसी जगह पे घूमना पसंद नहीं करोगे। आप ऐसी जगह पे जाना चाहोगे ताकि इजिली आप वहां पे पहुंच सको और इजिली वहां से आ सको कम टाइम पे। नेक्स्ट ट्रेवल इजी बाय कार विद द बेटर रोड सिस्टम। अगर आपका जो रोड अच्छा है तो आप ट्रैवल जो है कार के थ्रू भी कर सकते हो, जैसे आपके आसपास के एरियाज में जाने के लिए। या कह रहा ना, बट कह रहा इंक्रीज इन एयरपोर्ट इन रिसेंट ईयर जो है आजकल जो लोग हैं अपने टाइम को बचाने के लिए बेसिकली जो एयरवेज है उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ ही घंटों में आप वहां पे पहुंच सकते हो, लोगों के पास टाइम का भी अभाव है। इसीलिए लोग जो है बहुत ही कंफर्टेबली आप बाय प्लेन जा सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स है जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो ये पूरा जो हमारा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा है। तो अब हम क्वेटनरी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कि जो चीज हमारे लिए बिल्कुल नया है, जो पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो जो क्वेटनरी एक्टिविटीज कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्विंग द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए क्वेटनरी एक्टिविटीज में क्या होता है, जो हमारे पास डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करना, डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये सारी चीजें जो है क्वेटनरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। ये मेन क्या है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इट मे बी सीन एज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विस इन्वॉल्विंग, इसके अंदर जो टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो R&D जो होते हैं, जो हमारे पास डेटा होती है, उन डेटा को इंटरप्रेट करना, उससे कंक्लूजन निकालना, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना, R&D करने, ये सारे क्वेटनरी एक्टिविटीज के अंदर आते हैं। और जो क्वेटनरी एक्टिविटीज होती है वो उससे भी हाई स्किल्ड जॉब होती है। इसके अंदर जो है पॉलिसी मेकर्स होते हैं क्वेटनरी एक्टिविटीज के अंदर। कह रहे इनका मेन काम क्या होता है, फोकस ऑन क्रिएशन, कुछ नई चीजों को क्रिएट करना, रीअरेंज करना, जो भी इंटरप्रिटेशन, जो भी न्यू या एग्जिस्टिंग आइडिया है उनको इवेल्यूट करना, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना। तो ये जो बहुत ही ज्यादा हाई इंटेलेक्चुअल जॉब इनको कहते हैं। कह रहे हैं इनको रेफर एज अ गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, जिसके अंदर साइंटिस्ट हमारे आते हैं, फाइनेंशियल लीगल कंसल्टेंट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, कि जो हाई स्पेशलाइज्ड जॉब के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको क्वेटनरी और क्वेनरी समझ में आ गया होगा। अब आप लोग आजकल आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा देख रहे होगे, जिसमें बीपीओ केपीओज है, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब हम अपना काम किसी दूसरों के द्वारा करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपना जो मेन फोकस है वो किसी पर्टिकुलर चीज पे रखना चाहती है। तो कॉस्ट कम करने के लिए और टाइम को बचाने के लिए ऐसी जो लेस मतलब इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो दूसरी कंपनीज को देती है, दूसरे कंट्रीज को देती है, जहां पर जो स्किल्ड स्टाफ हो, पैसे कम लगते हो, कॉस्ट कम लगता हो, और ऐसी चीजों को दूसरी कंट्रीज में दे देते हैं। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क गिवन टू द आउटसाइड एजेंसी, की कॉन्ट्रैक्ट होता है दो कंपनियों के बीच में, और आउटसाइड एजेंसी जो खुद नहीं करे, दूसरे ऐसे एजेंसी जो ऑलरेडी इस तरह के काम करे, उनको वो काम वो असाइन कर दिया जाता है, जो उस काम को सस्ते रेट पर इजिली एफिशिएंटली कर सकते हैं। कह रहा आउटसोर्सिंग हैज रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स ऑफ इंडिया, चाइना। इट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दिस कंट्री, हमारे जैसे देश में स्पेशल जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये जो आउटसोर्सिंग के कारण हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। कह रहा आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्री वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल, जहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स है और बहुत ज्यादा है तो वही सस्ता भी काम हो जाता है। कह रहे न्यू ट्रेंड्स इन द क्वेटनरी सर्विस इंक्लूड, आपने सुना होगा केपीओ, जो भी डेटाज होती है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा से इंटरप्रेट करना, R&D का काम करना।
IT एक्सपर्ट्स, ये सारे जो है केपीयूज के अंदर आते हैं। केपीयू इनेबल कंपनी टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एग्जांपल दे केपीयू में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, लीगल प्रोफेशन, बैंकिंग सेक्टर। आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज है जो केपीयू जो है इंडिया में उनको ले आए, क्योंकि वहां पर वो काम करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि जितने पहले केपीयू को फुल फॉर्म समझ लो, नॉलेज केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। वो अपने अकाउंटेंट के लिए, फाइनेंशियल चीजों के लिए वो क्या कर दूसरी कंट्री, इंडिया जैसे देश जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लेबर है, लेकिन वो सस्ते में काम करने को तैयार है क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि वो यहाँ पे मान लो कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, आपको ये चीज समझ में आ गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया में लेबर बहुत महंगे है, तो वहाँ के लोग जो है वो इंडिया में ढूंढ रहे कि उनको एक ऐसा लेबर मिल जाए ताकि वो इजिली काम करके उनको असाइन करते रहे। तो पहले स्टार्टिंग में बीपीओ चला था, कॉल सेंटर चले थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे केपीओज भी आ रहे हैं हमारे, और बहुत सारे स्पेशली पंजाब मोहाली में अगर देखोगे तो पूरे केपीओज भरे हैं। नोएडा गुड़गांव चले जाओ तो केपीओज भरे हुए, समझ आए, जहाँ पे लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है और दूसरे देश के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी सीखने को मिल जाता है। तो ये कहाँ पे सक्सेस हो सकता है? जहाँ पे लोग स्किल्ड हो और बहुत पॉपुलेशन होने के कारण सस्ते लेबर मिल जाते हैं। दूसरी कंपनी जो है जो मेन चीजों को प्रोडक्शन पे अपने किसी मतलब दूसरे चीजों को फोकस कर सकती है और सस्ते रेट पे वो इन जगहों से अपना काम करवा लेती है। तो ये जो है एक बहुत ही नया कंसेप्ट इंडिया में भी चल रहा है और दूसरे देशों में भी चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। देखो मेडिकल सर्विसेज के लिए भी लोग एक दूसरे देश में आजकल जा रहे हैं। कह रहा है अबाउट 55 पेशेंट फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया 2005 फॉर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया की जो फैसिलिटी है, डॉक्टर्स है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और सस्ते ट्रीटमेंट भी इंडिया के अंदर होते हैं। इंडिया हैज emerged एज a लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। मेडिकल टूरिज्म bring mainly benefit developing country like India, Thailand, Singapore and Malaysia. Hospital providing certain medical services from regarding radiology, images, MRIs, ultrasound set test। आप देखोगे जो बीएल के जो है आपने दिल्ली के अंदर देखा होगा, करोल बाग के आसपास पड़ता है, जितने भी वहां पे मतलब पेशेंट दिखेंगे आपको फॉरेन से ही दिखेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी उन्होंने फैसिलिटीज बना रखी है। जो ट्रीटमेंट को अपने देश में बहुत महंगा पड़ेगा, यहाँ पर क्या होता है सस्ते रेट्स पे हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इंडिया एक फेवरेट जगह बन चुका है पेशेंट्स के लिए, जो विदेशों से बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते अपने ट्रीटमेंट कराते सस्ते रेट पर। फिर है मेडिकल टूरिज्म है ना, व्हेन पीपल गो टू अनदर कंट्री फॉर ट्रीटमेंट देन इट्स कॉल्ड फॉर द मेडिकल टूरिज्म। कि जो लोग मेडिकल पर्पस के लिए दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिनके पास अच्छा पैसा है, अपॉर्चुनिटी है, वो क्या होता है छोटी से छोटी बीमारी होने पे सीधा यहाँ से अमेरिका चले आते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा है। अमेरिका में आप पता है दुनिया की सबसे बड़ी मतलब अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट है, बट ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में है, दूसरे देशों से भी लोग हमारे देश में आते हैं, क्योंकि इंडिया की मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा बाय द टाइम इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल डिवाइड। देखिए डिजिटल डिवाइड क्या होता है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है ना। अपॉर्चुनिटी इमर्जिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट नॉट इक्वल अक्रॉस द ग्लोब। देखिए जिस तरह से हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हर एक देश में इस तरह इक्वली डेवलपमेंट तेज नहीं है। कहते हैं वाइड रेंजिंग, हर एक देश के अपने इकोनॉमिकली पॉलिटिकल सोशल डिफरेंसेस अलग अलग है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव मूविंग फॉरवर्ड, जो डेवलपिंग प्रोवाइड आईसीटी फैसिलिटी टू देयर, आईसीटी का मतलब समझिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो लोग पहले से डेवलप हो चुके, जिनके देश बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उनके लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अभी डेवलप नहीं हुए, जो अभी पीच डेवलप के स्टेज पे है, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी पीछे रहती है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड इसी को कहा गया है कि डिजिटली जितना ज्यादा हमारा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रेटर होगी, उतनी जल्दी में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जितने हम बैकवर्ड होंगे उतनी लेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी को कहा गया डिजिटल डिवाइड। जैसे अमेरिका वगैरह में है, दूसरे देशों में जो है डिजिटली बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जहां पे इतनी ज्यादा ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लोगों को, तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो डिवीजन है, इसी को डिजिटल डिवाइड कहा गया। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क अगेंस्ट ईच कॉलर नेम। अब कॉलर समझते हैं, कहते हैं ये व्हाइट कॉलर जॉब है, ये ग्रे कॉलर वर्कर्स है, इसका क्या मतलब है, किस तरह के इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले गोल्ड कॉलर वर्कर, कह रहे गोल्ड कॉलर वर्कर में हाई स्किल्ड नॉलेजेबल पीपल आते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो कंसल्टेंट हो गए, लीगल एडवाइजर्स हो गए, डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट। व्हाइट कॉलर में कह रहे हैं जो सैलरीड प्रोफेशन होते हैं, जैसे ऑफिस वर्कर्स के अंदर आपने देखा होगा मैनेजमेंट के अच्छे पोस्ट पे होते हैं। ग्रे कॉलर के अंदर वो लोग होते हैं जो क्या ना, हु वर्क बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट। एग्जाम्पल दे रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल या IT प्रोफेशनल्स। ब्लू कॉलर के अंदर कह रहा है कि ये बेसिकली होते हैं
वर्किंग क्लास हु परफॉर्म द मैनुअल वर्कर एंड बहुत ही आर्डली वेजेस पे काम को करते हैं। पिंक कॉलर कह रहा है कि हु एम्प्लॉयड लो पेड जॉब्स हो गए जैसे कि लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट। ओपन कॉलर आज के टाइम में बहुत सारे लोग घर से ही काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें, इंटरनेट के थ्रू करें, जो किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं करे, फ्रीलांसर हो गए, वर्क फोर्स हो गए, वहां से काम लेते घर बैठे करते हैं और अपने वहीं से पैसा उनको मिल जाता है। वो ओपन कॉलर है, कहीं से भी काम वो किसी भी कंपनी से ले रहे हैं। ब्लैक कॉलर वर्कर्स कह रहा है कि द वर्कर्स इन द माइनिंग और द ऑयल इंडस्ट्री, जो माइनिंग या ऑयल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको बेसिकली ब्लैक कॉलर वर्कर्स कहा गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चैप्टर इतना कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत ईजी और छोटा चैप्टर था। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेबल इस को रिवाइज कर लेंगे कि भैया जो पूरी सर्विस सेक्टर के अंदर जो है टेरिटरीज एक्टिविटी, क्वेटनरी और क्वेनरी आता है। फिर टेरिटरी में हमने देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हम किसी भी सामान को कहीं पे भी बन रहा हो खरीदते और बेचते प्रॉफिट पर्पज के लिए, उसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। होलसेल छोटे लेवल पे कर रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचा रहे हैं, रिटेलर बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और बीच में बहुत सारे जो इंटरमीडिएटरी आते हैं फिर कंज्यूमर तक पहुंचता है। फिर होलसेल के अंदर देखा अर्बन है, रूरल एरियाज है, फिर रिटेल में भी अर्बन है, रूरल है। रूरल के अंदर देखा पीरियोडिक मार्केट्स होते हैं, जिसमें हमने देखा कि जो हफ्ते में वीकली मार्केट्स में अपने सामान जगह जगह पे जाकर वो बेचते हैं। अर्बन एरिया में जो रिटेल है वो चेन है, आपने देखा कि बड़े सारे जो चेन स्टोर्स हैं और गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, पीडीएस है, मेल ऑर्डर्स है, ये सब इसके अंदर आती है। ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि जिसमें कि 4 तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, रेलवेज हो गए, हमारे रोडवेज हो गए, वाटरवेज और एयरवेज। देखिए रेलवे मैंने बताया अभी भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज है डिस्टेंस ट्रैवल के लिए रेल का इस्तेमाल करती है। अभी भी सामान जो है हमारे इंडिया के अंदर बड़ी मात्रा में रेलवे से आता है। रोड नेटवर्क बताया कि बाई रोड हम जो ट्रैवल करते हैं डेली डेली। दूसरा वाटरवेज मैंने बताया कि इसमें इनलैंड और ओशन से आते हैं। एयरवेज मैंने बताया 2 तरह के होते हैं, पैसेंजर ले जाने वाला, दूसरा कार्गो यानी कि सामान को ले जाने वाला। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आज तक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमने देखा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से है, जिसमें कि टेली कम्युनिकेशन देखा, उसमें 2 थे, लैंडलाइन और मोबाइल। ऑडियो के अंदर देखा फिल्म हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, प्रिंट मीडिया। फिर हमने देखा उसमें 2 तरह के, एक न्यूज होते हैं और दूसरा मैगजीन्स होते हैं। न्यूज़पेपर जिसमें कि आपने देखा डेली डेली न्यूज छपते हैं, मैगजीन वीकली या मंथली होता है। फिर हमने देखा कि सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है, कि फाइनेंशियल बैंकिंग हो गई, जो बैंक फैसिलिटीज देती है मैन्युफैक्चर कंपनी को, बड़े बिजनेस हाउसेस को, लोगों को। इंश्योरेंस जो हमारे रिस्क को करता है, रियल एस्टेट हो गए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। पर्सनल प्रोफेशन में प्राइवेट आते हैं, गवर्नमेंट एनजीओ मतलब जो होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में बने हुए हैं। फिर क्वेटनरी में हमने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस पर R&D करते हैं, ये सारे क्वेटनरी एक्टिविटीज हो गई। और केपीयूज वगैरह इसी के अंदर मैंने बताया ना क्या होते हैं। और जो क्वेनरी एक्टिविटी होती है इसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिसीजन मेकर होते हैं, जो बड़े बड़े सीईओ कंपनी के होते हैं, बड़ी जिनपे की बड़े बड़े रिक्रिएशन किए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, वो सारे इसके अंदर क्वेनरी के अंदर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था टूरिज्म, इसमें मेडिकल टूरिज्म। तो एक छोटा सा इजी सा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा एक चैप्टर रहता है, फिर हमारी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 3 ही चैप्टर्स आ रहे हैं। 8th जो है हम वो ट्रांसपोर्ट के अंदर करेंगे और डिटेल में। अभी तो हमने छोटा सा ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, हम उसको और डिटेल में ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।